अभिनेता दीपक पाराशर, जिनकी ज़िंदगी पल भर में रोड पर आ गई थी और उनकी पत्नी भी उनको छोड़कर भाग गई थी। इनके जीवन में आखिर क्या हुआ था, जो कि बहुत ही ऊंचे दर्जे के अभिनेता बन चुके थे एक दौर में, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और इनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपक पाराशर 80 के दशक में ये बहुत तेज़ी से उभर रहे थे। 80 के दशक में बड़े बड़े डायरेक्टर उनको अगला सुपरस्टार मानने भी लगे थे, क्योंकि इनकी अदाकारी भी बहुत अच्छी थी और ये दिखने में भी बहुत ही हैंडसम थे उस दौर में। देश के पहले मिस्टर इंडिया पाराशर, ये जो दीपक पाराशर थे, ये देश के पहले मिस्टर इंडिया बने थे। जैसे कि मिस इंडिया बनती हैं, मिस्टर इंडिया भी बनते हैं, तो उनमें पहले मिस्टर इंडिया ये बने थे। 2 अप्रैल 1952 को पुणे के एक पंजाबी परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता ने पढ़ने लिखने के लिए इनको दिल्ली भेज दिया, जिससे कि बच्चे की अच्छी परवरिश हो सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। दोस्तों, अब यहाँ पर यह दिल्ली पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद यह बॉलीवुड में किस तरह से प्रवेश करते हैं, यह भी एक अलग से ही रोचक जानकारी है। दोस्तों, 1976 की बात है। 1976 में वो दिल्ली के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चाय पीने के लिए बैठते हैं। तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर दिल्ली के लिए प्रतियोगिता लगी हुई है। लड़कों की लाइन अलग थी, लड़कियों की लाइन अलग थी। तो वहाँ पर वह पूछते हैं जा करके कि यह क्या है, तो वह बताते हैं कि मिस्टर दिल्ली बनने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। अब उसके जो दोस्त थे दीपक पाराशर के, वह भी उसके पास बैठे चाय पी रहे थे और वह उससे कह देते हैं कि तुम भी हैंडसम हो, तुम भी लाइन में लग जाओ, क्या पता तुम्हारी भी किस्मत चमक जाए। तो दोस्तों के कहने पर दीपक पाराशर भी उस प्रतियोगिता में भाग ले लेते हैं और सबको पछाड़ते हुए वह उस प्रतियोगिता में मिस्टर दिल्ली बन जाते हैं। दोस्तों, इस बात की उनको बहुत खुशी होती है। प्रतियोगिता को वह जीत जाते हैं और लड़कियों की लाइन जो लगी होती है मिस दिल्ली बनने के लिए, उस लाइन में पूनम ढिल्लों मिस दिल्ली बनती हैं। यानी कि पूनम ढिल्लों और दीपक पाराशर एक ही प्रतियोगिता से निकले हुए लोग थे। अब उनको फौरन मुंबई के लिए हवाई जहाज़ का टिकट दे दिया जाता है। दूसरे दिन वे हवाई जहाज़ की टिकट लेकर के हवाई यात्रा करके मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई में मिस्टर इंडिया बनने के लिए प्रतियोगिता हो रही थी। उस कॉन्टेस्ट में भी उनको हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। वहाँ पर भी वह उस कॉन्टेस्ट को खेलते हैं और 1976 में वो देश के पहले मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। यानी कि उस प्रतियोगिता को भी वह जीत लेते हैं। यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही ज़िंदगी को बदल लिया था। अब मिस्टर इंडिया बन चुके थे, इधर उधर मॉडलिंग करने लगे थे, मॉडलिंग के ऑफर भी आने लगे थे। 4 साल गुजरने के बाद अब बी.आर. चोपड़ा जो फिल्म मेकर हैं, उनके बेटे का खत इनके पास पहुंचता है, मिलने के लिए बुलाया गया था। तो दीपक पाराशर बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर और भी लोग बैठे हुए थे। इसको देखकर ही वह लोग बोलते हैं बी.आर. चोपड़ा से कि देखो वो आ गया तुम्हारा हीरो। अब दोस्तों, जो बी.आर. चोपड़ा थे वह इंसाफ का तराजू नाम की फिल्म बना रहे थे, जिसमें जीनत अमान के साथ दीपक पाराशर को हीरो का रोल उन्होंने ऑफ़र किया। क्या तुम करोगे? तो दीपक पाराशर बहुत खुश हो जाते हैं और इस फिल्म के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, पहली फिल्म से उनका डंका बज जाता है, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। फिर उसके बाद एक और फिल्म आई जिसका नाम था आप तो ऐसे ना थे। ये फिल्म भी खूब चलती है और यहाँ पर भी दीपक को नोटिस किया जाता है। मगर दोस्तों, उनको सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म का आना तो अभी बाकी था। 1982 की बात है। 1982 में एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है निकाह। निकाह फिल्म के अंदर राज बब्बर और राज बब्बर के अपोजिट सलमा आगा भी थे। इस फिल्म ने तो बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया था। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर दीपक पाराशर को भी लिया गया था। अब दीपक का कैरियर सीधा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है इस फिल्म की वजह से। अब यहाँ पर दीपक के अंदर बहुत सारे लोग अगला सुपरस्टार देखने लगे थे और इसी वजह से राज बब्बर से उनकी लड़ाई भी हो चुकी थी। दोस्तों, दीपक ने राज बब्बर के ऊपर आरोप लगाया था कि यह उनकी फिल्में चुरा लिया करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनका फिल्मी कैरियर चल रहा होता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं इनकी शादी कैसे हुई, किस तरह से हुई। 1985 की बात है। उनके कज़न की शादी थी और कज़न की शादी थी सरिता चेकली नाम की एक लड़की से होने वाली थी, जो कि इंडोनेशिया की रहने वाली थी। अब शादी करने जब वो पूरा परिवार भारत आए
तो दोस्तों यहाँ पर जो उसका कज़न होता है, दूल्हा होता है, वह किसी और लड़की के साथ भाग जाता है। तो जैसे वह भाग जाता है तो घर वालों ने बदनामी के डर से सरिता की शादी दीपक पाराशर से करवा दी। अब इन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है राधिका। दोस्तों अब यहाँ पर इनका कैरियर बर्बाद कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका एक पल में कैरियर बर्बाद हो गया था और ज़िंदगी तबाह हो गई थी। कैसे हुई थी? 1986 की बात है। दुबई में फिल्म निकाह के लिए दीपक को कला रत्न अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। वहाँ पर ये जाते हैं और अवार्ड शो होता है वहाँ पर, लेकिन उससे पहले ये वहाँ पर एक वोट पर सवार होकर वह पानी में घूमने लगते हैं। तभी उनकी वोट पलट जाती है और उनका पैर वोट के इंजन के इम्पायलर में आ जाता है और बुरी तरह से कुचल जाता है। उसके बाद दोस्तों उनकी हड्डी चकनाचूर हो चुकी थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टरों को लगता है कि इनके पैर में गैंग्रीन हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर उसके पैर को काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेन किलर जब उनको दी जाती है तो पेन किलर काम कर रही थी, तो डॉक्टर समझते हैं कि अब इनका पैर नहीं काटा जाएगा क्योंकि पेन किलर काम कर रही है, तो ये पैर सही है। तो उनके पाँव को काटने का विचार था वह कैंसिल कर दिया जाता है और फिर उनका इलाज किया जाता है। अब पैर तो नहीं कटा। उसके बाद ये घर आकर व्हील चेयर पर रहने लगते हैं और इनकी पत्नी देखती है कि अब तो ये सुपरस्टार वगैरह बन ली है बस, और अपनी 5 साल की बेटी को लेकर घर से भाग जाती है इनको अकेला छोड़ करके। अब दीपक पाराशर अकेले रह जाते हैं, तन्हा अकेले, और जो पत्नी जिसको जीवन भर के लिए अपने साथ रखा था वह भी इनको छोड़कर भाग चुकी थी। उसके बाद तो अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों ने इनको ए ग्रेड फिल्मों में लेने से नज़रअंदाज भी कर दिया था, यानी कि इनको लेते ही नहीं थे ए ग्रेड फिल्मों में। अब इनको बी ग्रेड की कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते हैं जब उनका पाँव सही हो जाता है, क्योंकि तब तक उनको दुनिया भुला चुकी थी। दोस्तों इस सुपरस्टार का कैरियर अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका था इनके एक एक्सीडेंट की वजह से। 2016 में इनके गले में कुछ दर्द रहने लगता है, तो ये डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि इनके गले में कैंसर है। लेकिन ये ट्रीटमेंट करवाते हैं और हिम्मत से उस कैंसर का इलाज करवाते हैं, सामना करते हैं, तो इनका कैंसर ठीक हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। फिलहाल ये 71 साल के हैं और अकेले ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ पहले खुशहाल होती हैं और उसके बाद बर्बाद हो जाती हैं किसी एक छोटे से नुकसान की वजह से। तो यह एक्टर जिसने अपने जीवन में रंगीनियाँ देखी, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने सजाए होंगे कि मैं ये करूँगा जीवन में, वो करूँगा, लेकिन एक पल में ही इनके सारे सपने टूट गए, यहाँ तक कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पत्नी भी छोड़कर चली गई। तो दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ज़िंदगी में धर्म कर्म करें, कभी भी उल्टे सीधे कार्य ना करें, क्योंकि मरने के बाद कोई याद नहीं रखता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल बावड़ियाँ बनी पड़ी हैं जिन पर धूल चढ़ी हुई है। उन्होंने कितनी मेहनतों से बनवाए होंगे वो बड़े बड़े महल, न जाने 20-20 साल उनको बनवाने में लग गए होंगे, कितने मजदूर उस काम को करने में लगे होंगे, कितना पैसा लगा होगा सिर्फ इसलिए कि उनका नाम रहे। लेकिन कुछ जगह तो आजकल ऐसी हैं, बावड़ियाँ और खंडर महलों के ऐसे पड़े हुए हैं, किसी को पता भी नहीं है कि इस महल में कौन राजा रहा करता था और किसने बनवाया था। तो कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है सब यहाँ पर परमानेंट नहीं है, यह क्षणिक है, मिटने वाला है। तो जीवन में सिर्फ भलाई साथ जाती है, ऊपर वाले का नाम साथ जाता है। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।